जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने नर्वस डिसऑर्डर्स दो डिस्कस किए थे, पार्किंसंस डिजीज़ और एपिलेप्सी। इस लेक्चर में हम थर्ड नर्वस डिसऑर्डर अल्जीमियर डिजीज़ की बात करेंगे। और इसके साथ बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन आवर नर्वस सिस्टम, कि जो ड्रग्स वगैरह ठीक है यूज़ करते हैं लोग, उनका नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या असरात होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात स्टार्ट करते हैं जी अल्जीमियर डिजीज़ से। तो कहते हैं जी अगर अल्जीमियर डिजीज़ की बात की जाए तो इट वाज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय एलॉइस अल्जीमियर इन 1907। कि 1907 में ये एक साइंटिस्ट थे एलॉइस अल्जीमियर, उन्होंने इस डिजीज़ की डिस्क्रिप्शन की थी। और असल में ये बेटा डिजीज़ है क्या चीज़, ठीक है, किस टाइप की डिजीज़ है, इसके जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो कहते हैं जी कि इन दिस डिजीज ब्रेन फंक्शंस डिक्लाइन, यानी कि जो दिमाग के अफ़ाल हैं, ठीक है, उनकी सरंजाम दही में कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कि ब्रेन जो है वो अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करने से कासिर हो जाता है। और कहते हैं इट इज सिमिलर टू डिमेंशिया, कि ये डिमेंशिया से मिलता जुलता है। व्हाट इज डिमेंशिया? डिमेंशिया क्या है जी? लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, डिमेंशिया बेटा हमारे पास क्या है कि को एक पर्सन जिसमें, ठीक है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, ठीक है, यानी कि बातें याद ना रहना, बातें ना याद रहें, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, यानी कि सोच विचार करने की जो सलाहियत है उसमें कमी आ जाए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और मसाइल को हल करने की जो महारत है उसमें कमी आना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं जी? डिमेंशिया। तो असल में जो अल्जीमियर डिजीज है बेटा, इट लीड्स टू डिमेंशिया। डिमेंशिया के और भी काफी काजेस हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 70% केसेस में डिमेंशिया जो है वो अल्जीमियर डिजीज की वजह से होगी। और इसके रूट काजेस क्या हैं कि कुछ लोगों में बेटा ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि फैमिलीज में, ठीक है, पेडिग्री के थ्रू आ रही होती है, यानी कि मुंतकिल होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और उसके अलावा हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट, यानी कि बॉडी के अंदर अगर एल्यूमिनियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी। फिर तीसरा इसका रूट काज जो है वो कह रही एज रिलेटेड डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, यानी कि एजिंग के बाद ब्रेन जो है उसके काम करने की जो सलाहियत है उसमें जो कमी आना शुरू हो जाती है, वो भी अल्जीमियर डिजीज का सबब बनती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्जीमियर डिजीज इन योर बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने बात क्या की कि अल्जीमियर डिजीज को फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जी एलॉइस अल्जीमियर, उन्होंने डिस्क्राइब किया, और उन्हीं के नाम पे इस डिजीज का नाम अल्जीमियर डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो ब्रेन फंक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कि दिमाग अपने कामों की सरंजाम दही में कासिर होना शुरू हो जाता है, एंड इट लीड्स टू डिमेंशिया। यानी कि अल्जीमियर डिजीज की वजह से डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया में क्या होगा कि जिस पर्सन में भी ये डिजीज होगी उसको बातें भूलना शुरू हो जाएंगी, फिर उसकी जो मसाइल को हल करने की सलाहियत है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, उसकी सोच विचार करने की जो महारत है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और रूट काजेज इसके क्या है जी? कि ये फैमिली बेस्ड भी हो सकती है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेडिग्री में ये रन कर सकती है। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम के हाई लेवल्स जो हैं वो इस
का सबब बन सकते हैं, और एजिंग के थ्रू यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ओल्डर एज के साथ साथ जो ब्रेन के फंक्शंस का लॉस है वो भी अल्जीमियर डिजीज का सबब बन सकता है। और असल में बेटा अल्जीमियर डिजीज की अगर बात की जाए तो बेसिकली जिन एरियाज को ये इफेक्ट करती है वो कौन से हैं जी? मेनली अल्जीमियर डिजीज अफेक्ट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये बेटा सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स होता है उसको अफेक्ट करती है, और दूसरा रीजन ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो ये दो स्ट्रक्चर जो हैं, ये जो दो पार्ट्स हैं, ये मेनली अल्जीमियर डिजीज का शिकार होते हैं, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा हिप्पोकैम्पस। और असल में इन्हीं की डिस्ट्रक्शन की वजह से या इन्हीं के अफेक्ट होने की वजह से थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, एटसेट्रा ये अफेक्ट होंगी, और हिप्पोकैम्पस के अफेक्ट होने की वजह से मेमोरी लॉस होगा। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का बेटा क्या काम था कि वो मेमोरी फॉर्मेशन में काम कर रहा था। तो अभी अगर हिप्पोकैम्पस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस ही अफेक्टेड हो जाएगा, तो फिर मेमोरी लॉस जो है वो ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास जी कि अल्जीमियर डिजीज के जो अर्ली साइंस हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहले तो मेमोरी लॉस यानी कि चीज़ें बोलना शुरू हो जाएंगी, फिर मूड स्विंग यानी कि कभी मूड खुशगवार होगा कभी गुस्सीला मूड होगा, उसके बाद मिसप्लेस बिलोंगिंग, ठीक है, मिसप्लेसिंग दी बिलोंगिंग्स यानी कि जो अपनी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको गलत जगहों पे रखना शुरू कर देंगे। मसलन ये देखें, ये शुगर का डिब्बा है, तो जो पेशेंट है उसने इसमें अपनी घड़ी रख दी है। उसके बाद हार्ड टू कंप्लीट फेमिलियर टास्क यानी कि पहले जो काम बड़े अच्छे अंदाज में पेशेंट करता था वो अभी उनको सरंजाम देने में फेल हो जाएगा। फिर कंफ्यूजन ऑफ टाइम एंड प्लेस, वक्त का पता नहीं चलेगा, जगह का पता नहीं चलेगा। चेंजेस इन विजन, ठीक है, विजन पावर जो है उसमें चेंज आएगी। फिर स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट यानी कि राबता करने में, ठीक है, या चीज़ों को कम्युनिकेट करने में मसला पेश आएगा। पुअर जजमेंट, फैसला करने की जो पावर है वो लॉस हो जाएगी। सोशल विदड्रॉल, ठीक है, लोगों से दूर रहना पेशेंट शुरू कर देगा। तो दीज आर दी अर्ली साइंस ऑफ अल्जीमियर डिजीज। और यहाँ पे बेटा बेसिकली अल्जीमियर डिजीज में अगर हम देखें तो अल्जीमियर डिजीज में होता क्या है जी, यहाँ पे आप इस डायग्राम में अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन है, ये वाला, इसका देखें ये साइज नॉर्मल है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये एक अल्जीमियर डिजीज का पेशेंट जो है उसका ब्रेन है। इसके ब्रेन को अगर आप देखें तो इसका ब्रेन श्रिंक हो चुका है, सुकड़ चुका है। और सुकड़ने में जो दो मेन एरियाज श्रिंक हुए हैं उनमें एक तो कॉर्टेक्स है यानी कि कार्टिकल श्रिंकेज, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो श्रिंक हुआ पड़ा है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला जो हिप्पोकैम्पस वाला रीजन है इसकी श्रिंकेज होगी। और साथ एक जो बेटा आपने मेन चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि अल्जीमियर डिजीज का जो पेशेंट है उसके ब्रेन में दो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी प्लेक्स बनने की वजह से जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ होगी। एक बेटा बीटा एमाइलाइड प्रोटीन, बीटा एमाइलाइड प्रोटीन, और दूसरी है टाउ प्रोटीन। तो इन दोनों प्रोटीन्स के प्लेक्स बन जाते हैं, ये देखें आप, और इन प्लेक्स की वजह से न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द, ठीक है, ये उनको सराउंड कर लेंगे जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। और उसके साथ अल्जीमियर डिजीज का जो पेशेंट है उसका ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है ना जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था, दे विल आल्सो बी इनलार्ज्ड, उनके साइज में इजाफा हो जाएगा। तो अल्जीमियर डिजीज के बारे में बेटा आपने दो चीजें याद रखनी है। पहली क्या कि एक तो इसमें ब्रेन जो है वो सुकड़ जाएगा, और
उसके साथ साथ क्या होगा कि वेंट्रिकल्स का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है वो क्या है जी, कि ड्यूरिंग अल्जीमियर डिजीज ब्रेन के अंदर बीटा एमाइलाइड प्रोटीन और टाउ प्रोटीन, इन दोनों के प्लेक्स बन जाते हैं। इन दोनों के क्या बन जाते हैं जी, प्लेक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दी इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कि ड्रग्स के हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे बेटा उसने सिर्फ एक ड्रग को डिस्कस किया, दैट इज निकोटीन, जो कि टोबाको वगैरह में पाई जाती है। निकोटीन की अगर बेटा बात की जाए तो निकोटीन कहता है जी कि हमारे अफेक्ट करती है किसको, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को। व्हाट वाज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या थी कि बेटा साइनेप्स में ये हमारे पास क्या थी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये था जी साइनेप्टिक लेफ्ट, और ये हमारे पास थी बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को बेटा निकोटीन जो है वो अफेक्ट करती है, यानी कि इस पर असर डालती है। कैसे? इट एक्चुअली मिमिक्स, ये नकल करती है किसकी, एसिटाइलकोलिन की। यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, व्हाट वाज द एसिटाइलकोलिन, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की नकल करती है, यानी कि उसकी जगह जाके ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगी और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती रहेगी कि उसमें नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती रहे। यानी कि इट विल एक्टिवली स्टिमुलेटिंग द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, यानी कि ये उस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती रहेगी कि उसमें नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती रहे। और इसके साथ क्या होंगे कि इसकी वजह से एक तो बेटा हार्ट रेट जो है, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो सकती है। फिर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। फिर तीसरी चीज बेटा, इट आल्सो इंक्रीजेस डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मस्कुलर वेव्स चल रही हैं या जो फूड मूव कर रही है, ये उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे। एंड इट कैन आल्सो इंड्यूस वॉमिटिंग वगैरह, वॉमिटिंग, डायरिया, यानी कि हैजा वगैरह, कै वगैरह को बेटा ये इंड्यूस कर सकती है। एंड इट कैन आल्सो इंड्यूस वाटर रिटेंशन बाय किडनीज, यानी कि ये पानी जो है बेटा उसको किडनीज में ही रहने देगी। ठीक है, उसको किडनी से बाहर यूरिन में नहीं जाने देगी। और उस कंडीशन को हम कहेंगे जी हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये क्या है जी, कि ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर जो है वो किडनी के अंदर ही रहे और उसकी वजह से किडनीज जो है वो उनमें स्वेलिंग हो जाए, उनमें सोजश हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे जी, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ड्रग्स के इफेक्ट्स में बेटा हमने निकोटीन को स्टडी किया। निकोटीन कहाँ पे मौजूद होती है जी, सिगरेट वगैरह, सिगार वगैरह का जो टोबैको होता है, तंबाकू होता है, उसमें ये होगी। और इसके काम करने का अंदाज क्या है कि ये हमारे पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स जो हैं, यानी कि न्यूरॉन या इफेक्टर जो है उसकी मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, उस पर असर डालेंगे। कैसे? एसिटाइलकोलिन की नकल करके। होगा क्या कि ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स के ऊपर आके निकोटीन जो है वो अटैच होगी और उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ये इस सेल को स्टिमुलेट करती रहेगी कि उसमें नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती रहे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है अफेक्टेड, एक तो उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव ट्रैक की मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ ठीक है, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया वगैरह यानी कि हैजा हो सकता है, और किडनीज में वाटर रिटेंशन हो सकती है, जिस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बेटा एक तो हमने अल्जीमियर डिजीज की बात की, और दूसरा ड्रग्स के हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया।
और इसके साथ ही हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला सेक्शन था इस चैप्टर का वो भी क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जी।